गोमा इन हॉलैंड। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ, इसका हमारी महफिल जाविया से बिला वास्ता तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ताल्लुक जरूर है कि मेहनत करने से और लगन के साथ, पूरी धुन के साथ, जिस तरह लोग खुदा को तलाश कर लेते हैं, जिस तरह दुनिया की तलाश में हम लगे रहते हैं। मुझसे अक्सर औकात लोग सड़क पर चलते हुए जब सामने सुर्ख बत्ती होती है तो गाड़ी रोककर शीशा उतार कर कहते हैं कि अशफाक साहब, बाबा है कहीं। मैं कहता हूँ अभी तो नहीं, इस वक्त मोटर में। मैं फिर कभी मिलूंगा तो आपसे मुलाकात होगी। कहने लगे, बस ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ऐसे भी कहकर गुजर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अक्सर पूछते हैं कि कोई बाबा नहीं मिलता। मैंने कहा, सर वो अब आपकी आरज़ू नहीं है। कई को मैंने ये भी कहा, इस महफिल में भी ये बात की कि 14 बरस बीए करने में लगाए, 14 महीने इसकी कोशिश करो रूहानी दुनिया में जाने की। कहने लगा, नहीं, 14 महीने तो बहुत ज्यादा हैं। मैंने कहा, 14 हफ्ते। कहने लगे, नहीं, ये भी ज्यादा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैंने कहा, अगर कोई है बाबा तो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूंगा। इसलिए इसे जिच करने के लिए, जलील ख्वार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर में आपने ये कहना है कि मिले थे, वो तो कुछ भी नहीं है। उसने कोई कबूतर निकाल कर दिखाया ही नहीं। अक्सर यही आरज़ू होती है ना आदमी की। हमने पास करने के लिए कहा था, वो तो किया नहीं। डब्बा पीर जो था, अक्सर जो जाली किस्म के पीर होते हैं वो इसी तरह बनते हैं कि अपनी जिंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, लेकिन हम लोग जो उनकी खिदमत में हाजिर होने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करें। अभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं गया उनके पास जो कहे कि मुझे कुछ रूह की तलाश है, अल्लाह की आरज़ू है, मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, इसलिए मेरी आप मदद करें। चूंकि ऐसा सवाल नहीं होता, इसलिए वो बेचारे अपना रूप भी और तरह का इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं तमहीदन अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो बात मैं करने वाला हूँ इसका ताल्लुक स्ट्रगल से ज़रूर है, कोशिश से और जद्दोजहद से, लेकिन इसका बिला वास्ता तौर पर इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप सुनेंगे तो चूंकि आप हमारे ज़हीन नाजरीन हैं, खुद ब खुद उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। सन 49 की बात है। मैं यहाँ था तो हमारे दोस्तों का एक गिरोह था, जिसमें से सबसे ज्यादा नुमाया हमारा दोस्त नुसरत दुरानी था, जो एक सप्लाई कंपनी का मालिक था, मिलिट्री को सामान लेकर देता था। अमीर आदमी था इस जमाने में। उसकी बीवी बहुत मॉडर्न थी। हम उसको प्यार से नैनी कहते थे। नैनी उस्तानी किस्म की खातून थी और हर बात में हमको गाइड करती थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, और ये जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है वाटर कलर की, बहुत माहिर थी। और वो अकेली लड़की थी सारे लाहौर में जो दुपट्टा नहीं लेती थी। सारे उसको हैरानी से देखते थे कि कमाल की बात है। उसके बाल कटे हुए थे जो उस जमाने में नहीं होते थे। हम जब उसके साथ दोस्तों में बाहर निकलते थे तो सब इस नैनी को देखते थे। उसका एक बच्चा था, बड़ा शरीर, बड़ा जिद्दी, बड़ा जालिम, बूट से ठोकरे मारने वाला, बिल्कुल न मानने वाला। तो उनके साथ, उस खानदान के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात रहे। हमारा एक दोस्त था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, अब भी है। तो उनके स्टूडियो में हम इकट्ठे होते थे। कई दफा हम अपनी धमाक चौकड़ी लॉरेंस गार्डन, जिसको अब बागे जिना कहते हैं, में मचाते थे। हम चलते रहे, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर। बड़े अच्छे अयाम हमारे गुजर रहे थे कि अचानक दुरानी और नैनी का झगड़ा हो गया। मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाया करता है। वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि उन्होंने अलहदगी की बात कर ली कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। बच्चे का मामला था, हम सब रोए पीटे। दुरानी सख्त आदमी था। उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं रहना। मैंने कहा, बच्चे का क्या करोगे? उसने कहा, बच्चे की मर्जी है, माँ के पास रहना चाहे माँ के पास रहे, मेरे पास रहना चाहे तो मेरे पास रहे।
तो नैनी को भी हमने समझाया। वो कहती थी कि नहीं, अगर ये इतना ज्यादा सख्त है तो मैं इससे भी ज्यादा सख्त हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने फन में ताक हूँ। लो जी, देखते ही देखते हमारी नजरों के सामने हमारी मौजूदगी में कागज तलाक लिखे गए। और वो तो कम रोए और हम ज्यादा रोए और बड़ा दुख हुआ। तलाक हो गई, बच्चा माँ के साथ चला गया, वैसा ही जिद्दी, वैसा रोता बसोरता ठुड्डे मारता हुआ। तो दुरानी से मिला। वो मुंतकिल हो गया था GHQ रावलपिंडी। वहीं उसका दफ्तर था, अच्छा खासा बड़ा दफ्तर। मैंने उससे कहा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कहने लगा, नहीं, दफा करो। ये तो पेशा ही ऐसा नहीं है कि शादी करो। मैं शादी शादी करूं ही कर नहीं सारी उम्र। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें करनी चाहिए, तो नहीं माना। सारे दोस्तों ने भी जोर दिया तो नहीं माना। मैं वो कहता था, मैं अकेला बड़ा खुश हूँ। ये मेरी कोठी है, और इतनी बड़ी कोठी, 12-14 कनाल की, और छावनी का इलाका है। खुशो खुरम हम रहते हैं। माई आती है, अम्मा जैन कपड़े धोने के लिए। उसकी साथ दो बेटियां थी। एक दारू थी, एक का गोमा नाम था। वो कपड़े भी धो जाती, खाना भी पका जाती, झाड़ू वाड़ू भी कर जाती। फिर उसका खानसामा था। फिर उसका घोड़ा था। गोल्फ खेलता था, अमीर आदमी था। अचानक मैं थोड़ा सा उससे दूर हो गया कि मैं लाहौर में मसरूफ हो गया। कुछ मेरी मसरूफियात आज़ाद कश्मीर रेडियो में थी। जैसा कि आपको पता है, वहां से तराड़ खुल चले थे। तो लौट के आया तो उसने कहा, मैंने फैसला कर लिया है शादी करने का। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है। कहने लगा, अब की बार मैं शादी करूंगा तो किसी ऐसी लड़की से करूंगा जो बिल्कुल देहाती हो, अल्हड़ मुट्यार हो, जिसको जमाने का पता ना हो। नैनी जैसी ना हो, ना पेंटिंग जानती हो, ना डांस जानती हो, ना उसको कुछ जिंदगी का आगे का पता हो, ना पीछे का पता हो। एक सादा पाकीज़ा सी लड़की। मैंने कहा, भाई देख लो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो और तुम्हारा अंदाजे जिस्त मुख्तलिफ किस्म का है, तो तुम उसके साथ निभा कर लोगे। उसने कहा, मैं कर लूंगा, मैंने तहैया कर लिया है। तो जनाब, ये फैसला उसने दिल में कर लिया हुआ था। मैंने दोस्तों को इत्तला भी दी, बता भी दिया कि उन्होंने कहा, ये बकवास करता है, ये हो नहीं सकता। ये किस तरह से करेगा, ये तो बहुत मॉडर्न किस्म का आदमी है। मैं लौट के आया कराची से। हमारा वहाँ एक सेमिनार था, कोई 1 महीने का। मुझे उसने ढूंढा। गाड़ी उसके पास लैंड रोवर थी। बगैर छत के बटन दबाते तो छत खुल जाती थी। वो आया और कहने लगा, मीचियो भाभी। तो वो एक चादर में लिपटी हुई बेचारी लड़की। ना उसका सर मुंह नजर आए। मैंने कहा, कौन है ये लड़की? तो मैंने आगे होके कहा, अस्सलाम वालेकुम। कहने लगी, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। तो देहाती सी लड़की थी। तो मैंने आगे होके देखा, वो गोमा थी, जो उनके कपड़े धोने आती थी, अम्मा जान, काम करने वाली की बेटी। उसने उसके साथ शादी कर ली, गोमा के साथ। मैंने सर पर हाथ फेरा। मैंने कहा, ये गोमा बेचारी झाड़ू देती है, कुछ नहीं पता उसको। उसने कहा, मैं बड़ा खुश हूँ इसके साथ, और बहुत अच्छी जिंदगी बसर हो रही है। मुझे वो नखरे वाली नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अब क्या कर सकते थे? ख्वातीन और हजरात, पूरे 1 साल के बाद 31 दिसंबर की रात थी। अगले दिन सुबह न्यू ईयर था। छावनी में वो था, चकलाला में। बहुत लंबा चौड़ा इंतजाम जैसे होता है। तो उसने कहा, शाम को बाग में चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, चलेंगे। खाने का मुझे जब से शौक था, मेरे जिस्म से भी जाहिर है। बड़ी अच्छी मैस थी। वहां गए, वहां गैर मुल्की लोग भी मौजूद थे, और सफारत खाने के लोग, मिलिट्री के एक्सपर्ट जो बाहर से आए थे, वो भी थे। तो जब वहां गए तो मुझे उसने कहा, तुम आ जाना, मेरी सीटें बुक हैं। मैं वहां बैठ गया तो ये था नहीं, दूर से आता दिखाई दिया। उसके साथ बड़ी खूबसूरत लड़की, और छोटी सी उसकी कमर, पीले रंग का उसने स्वेटर पहना हुआ, ऊंची एड़ी की करकाबी, उसके बाल कटे हुए थे। वो चली आ रही थी उसके साथ। मैंने कहा, देखो, मैंने इसको मना किया था, अब देखो कोई और ले आया है। वो करीब आई तो गोमा थी। कहने लगी, भाजी। मैंने उसे देखा और उठ के खड़ा हो गया। तो कहने लगी, आप कैसे हैं? आप तो आए ही नहीं। ये आपका बड़ा जिक्र करते हैं जी। मैं उसकी बातों का क्या जवाब देता? मैं उसको देख रहा हूँ। जीन्स उसने पहनी हुई थी नीले रंग की, और पीला स्वेटर। चाय काफी मुझे पीने का शौक था।
उन्होंने कहा, अभी पियोगे? मैंने कहा, अभी भी पियूंगा और खाने के बाद भी पियूंगा। कॉफी भी। लेकिन मैं इसकी तरफ देख रहा था, गोमा की तरफ। मैंने पूछा, दारां कहाँ है? तो उसने कहा, उन्होंने इस मकान को लेकर दिया है। वो वहाँ गांव में है, अम्मा भी वही हैं। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाती हूँ, लेकिन उसके अंदाज में, उसकी गुफ्तगू में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी, जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी तब्दीली आ सकती है और इतनी जल्दी। लोग हल्ला गुल्ला करने लगे, म्यूजिक बजने लगा। इतने में कर्नल आया, बूढ़ा सा, आगे बढ़ा और सलाम किया। उसने गोमा की तरफ उंगली बढ़ाई और वो पकड़कर चली गई। खवातीन और हजरात, वो नाची है कोई, यानी बैंड की धुन के ऊपर गोमा अपनी एड़ियां जमीन से उठाकर, बड़ा मुश्किल है, धम धमाधम। और वो कैसे भंबीरी की तरह घूम रही थी। और कर्नल बेचारा अच्छा भला था, वो हाफ गया बूढ़ा, उससे चला न जाए। तो वो एक दो तालियां बजी, आके बैठ गया। तो मेरी समझ में ना आए कि उसको दाद दूं या बेदाद, समझ में ना आए। फिर एक बंदा आ गया, तो उससे आकर कहने लगा, एक्सक्यूज मी। गोमा कह रही है, आई एम टायर्ड, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी फ्रेश। मैंने जब अंग्रेजी सुनी उसकी, तो मैंने कहा, ये तुमने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? कहने लगी, गुफ्तगू में आ जाती है। तो मैंने कहा, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? कहने लगी, ना भाजी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, मैंने पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं सीखा। तो मैंने कहा, ये जो तुम बोली हो? कहने लगी, नहीं, बोल मैं सारी ठीक ठाक लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। मैंने कहा, ये राज क्या है? कहने लगी, जी, जुबान के जानने का राज इसके बोलने में है। अच्छा लिखने वाला जो है ना, उसकी इतनी कद्र मंजिलत नहीं होती जितना अच्छा बोलने वाले की होती है। क्योंकि कॉन्वेंट के पढ़े बच्चे बच्चियां हैं, जो उनको अंग्रेजी सिखाई जाती है, बोलने वाली है। फैज साहब, जो तप्पड़ स्कूल के पढ़े लिखे थे, एडिटोरियल वही लिख सकते थे। वो ये राज पा गई थी। मैंने कहा, उसने कहा, बोलने का कमाल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि सियासतदान अक्सर कहते हैं, ये तो बोलता नहीं है, फला आदमी कमाल का बोलता है जी। उसके क्या कहने हैं जी, तारीफ होती है उसकी। तो वो चूंकि ये राज पा गई थी, उसने बोलने पर तवज्जो दी और खटाखट बोलने लगी। तो उसके साथ कहने लगी, हमारा इसका जॉइंट अकाउंट भी है, दुरानी का और मेरा, और मेरा सिंगल भी है। तो मैंने कहा, तुम इसे ऑपरेट कैसे करती हो? कहने लगी, मैं गोमा लिखती हूँ, गोमा लिखना सीख लिया है। दस्तखत तो कर लेती हूँ, और मैंने हिंद से भी सीख लिए हैं, 1 से 100 तक, बड़े अच्छे। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं, ये कूड़ा साफ करने से बहुत आसान बात है। मैं थक जाती थी, और वो कपड़े धोने से, ये पढ़ना लिखना तो बड़ी कमाल की चीज है। इसमें बंदे को बगैर कुछ किए इज्जत मिल जाती है। अजब फलसफा था उसका, मैं मबहूत रह गया। इतने में एक और आदमी आया और उसके साथ जाकर नाचने लगा, और वो सारी उस महफिल की जान थी। जो भी लोग आते थे, खास तौर पर फॉरेनर्स, वो उसके साथ नाचना पसंद करते थे। और अल्लाह ने उसको ऐसा शऊर दिया था कि वो तो पता नहीं मैं किसकी मिसाल दूं, आपने कभी ऐसा नाच नहीं देखा होगा। फिर हमने खाना खाया और हम आ गए। दुरानी मुझे कहने लगा, शाम को तुम जाओगे नहीं कहीं? मैं वहीं रहा। तो सुबह जो उसने नाश्ता हमको दिया, वो तो था ही कमाल का। लेकिन जिस तरह से उसने मुलाजमा को कंडक्ट किया, यानी उसको हुक्म दिया कि ये चीज ले आओ भाईजान के लिए, ये चीज वापस ले जाओ, और वो जो मैंने फलां फ्रिज में रखी है, उसको निकाल के ले आओ, वो देखने वाला अंदाज था। उसने कहा, देखो इसको, गुलाम मोहम्मद, देखो, साईं है। इसने कहा, जी बेगम साहब, बुलाओ उसको। तो वो साईं आ गया, कुछ और किस्म का आदमी। तो उसने कहा, देखो, एक घोड़ा तो मेरा है, एक साहब का है, एक भाईजान के लिए पैदा करो। तो उसने कहा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, मुझे क्या करना है घोड़ा? उन्होंने कहा, आपको बिठाना है उसके ऊपर, आप चलेंगे। मैंने कहा, खुदा के लिए मैं घोड़े पर कभी नहीं बैठ सकता। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, आप चलें हमारे साथ। तो जी, शाम को उसने घोड़े पर चक्कर लगवाया, और उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो हम इन्हीं घोड़ों पर मरी चलते हैं। मैंने कहा, अल्लाह के वास्ते, इतना हमसे नहीं हो सकता, यहीं तक काफी है। उसके बाद बड़ी लंबी कहानी है, मैं जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना चाहता हूँ।
फिर जनाब मुझे विलायत आना पड़ गया और कुछ अरसा मुझे उनकी कोई खबर मालूम ना हो सकी। 2 साल के बाद जब मैं वापस गया, बड़ी आरजू थी दुरानी से मिलने की, गोमा से मिलने की। तो मैं मुल्ला दुरानी से अपने दफ्तर में था तो मैं मिला दुरानी से अपने दफ्तर में था, बड़ा अच्छा खुशहाल। तो मैंने कहा, सुनाओ भाभी का क्या हाल है? कहने लगा, दफा करो, लानत भेजो उस पर। मैं वो गाली नहीं दे सकता जो उसने दी थी। सारी कायनात को, इंसानों की इंसानियत को, जिसको भी जिस तरह से गिना जा सकता है, और साथ गोमा को भी। मैंने कहा, वो है कहाँ? तुम इस तरह क्यों कह रहे हो? कहने लगा, बस यार, लानत भेजो। मैंने कहा, हुआ क्या? कहने लगा, वो उसका एक बड़ा महबूब दोस्त था हॉलैंड का, थर्ड सेक्रेटरी एम्बेसी में। उसने मुझसे तलाक लेकर उससे शादी कर ली और वो हॉलैंड चली गई। वो यहाँ नहीं है। मैंने कहा, गोमा हॉलैंड में? कहने लगा, हाँ। तो मैंने कहा, वो वहाँ क्या कर रही है? कहने लगा, वो हमसे तुमसे ज्यादा समझदार है। उसको जिंदगी गुजारने का तरीका बहुत अच्छी तरह से आता है और वो ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो और वो अपना आप अप्लाई करती है। अगर कहीं उसने अपना आप रूहानियत की तरफ अप्लाई किया होता तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या, पूरे बरे सगीर की एक बुजुर्ग तरीन हस्ती होती, लेकिन उसका रुख दूसरी तरफ है। वो कामयाबी के साथ जिंदगी बसर कर रही है। तो मैंने कहा, मुझे जाना है विलायत, तो फिर मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकूंगा। उसने कहा, जाओ, दफा हो जाओ तुम भी उसके साथ। खैर, मुझे वहां हॉलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। पता किया, उसको ढूंढ निकाला। बड़ी खुशो खुरम थी और उसका विलायती खावंद, वो छोड़ चुका था नौकरी। उसने कोई खुशबुआत की एक्टिविटी चला ली थी। इसमें वो साथ उसके काम करती थी। मैंने कहा, तुमने अभी तक लिखना नहीं सीखा? कहने लगी, नहीं, लिखना नहीं सीखा। मैं बोलती अंग्रेजी हूँ। अब मैं डच जुबान भी बोल लेती हूँ क्योंकि मुझे उसका मुहावरा है। उसने कहा, एक फर्क मेरी जिंदगी में पड़ा है कि मैंने अपने नाम के स्पेलिंग बदल लिए हैं। मैं इसको गोमांड कहती हूँ, फ्रेंच में टी नहीं बोलते भाईजान। तो गोमा लिखती थी। यह बहुत अच्छा लगता है जब मैं दस्तखत करती हूँ, पैसे चेक वगैरह निकालने होते हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ। कहने लगी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये इलाका जो जो ठहनाक का हॉलैंड है। मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम कहीं और काम कर लो। कहने लगी, नहीं, मैं इस पर गौर कर रही हूँ। कहने लगी, अम्मा का, बहन का कभी कोई खत आता है, उनको पैसे वगैरह भेज देती हूँ, वो बहुत खुश हैं। मैंने कहा, तुम्हें आरजू पैदा पैदा नहीं हुई कभी उनसे मिलने की? कहने लगी, होती है, लेकिन यहाँ काम वाम इतने हैं, मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं इसमें लगी रहती हूँ और मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकती। लेकिन मैं उनकी निगहदाश्त बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ। माली तौर पर वो बहुत खुश हैं। मैंने कहा, अच्छा जी, ठीक हो गया। इससे मिलके, उसके यहाँ खाना खा के, फिर मैं अपने काम करके जो मेरे जुम्मे थे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं वापस आया और दुरानी से मिला, बहुत खुशोखुरम और बहुत अच्छे मूड में। हाँ, जिसे कहते हैं ना, चागियां मारता हुआ। बिल्कुल खुश होते हुए कहने लगा, लो देखो, हमारी भी मदद हो गई। मैंने कहा, वो कैसे? कहने लगा, वो इस बदबख्त के पास भी नहीं रही, डच के पास। उसने उससे तलाक ले ली है। ब्रसल्स के एक बूढ़े के साथ शादी कर ली है जो कि वहाँ की एल्यूमिनियम की फैक्ट्री का मालिक है। अब वो उसकी फैक्ट्री रन करती है क्योंकि बाबे से इतना नहीं होता काम अब। इसके यहाँ 1,500 मुलाजिम है, घुघू बजता है और वो बीच में पतलून पहन के घूमती है। हंटर पकड़ के, जैसे सर्कस नहीं होती, रिंग मास्टर, वो सारा कंट्रोल करती है। और इतना अच्छा उसने कंट्रोल किया है कि अब वो यूरोप एसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम फैक्ट्री की असिस्टेंट सदर हो गई है। ये याद रखिए, पिंडी के पास गांव है, दौलताला, उसके पास की रहने वाली थी। तो ये इसका इरादा था, ये इसका, और ये उसका तहैया था। इस वक्त मैं उसे नहीं जानता, 10 साल हो गए हैं। मुझे यकीन है अब भी वो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम एसोसिएशन की सदर होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसने बड़ी सलाहियत दी थी और उसने अपनी सारी सलाहियत एक एक रुख के ऊपर चला दी थी।
تو جب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی بتائے کہ بابا کدھر ہوتا ہے، تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آ جاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے، یہ فلاں چیز کہاں ہوتی ہے۔ وہ اپنی دھن کی پکی اور راست رو خاتون تھی، اور جو بات تھی دل میں رکھتی تھی، اور وہ بہت کم گو تھی، دھارنا دھاری تھی، اس کو پورا کر کے چھوڑا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ تہیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ جب تک آپ کی کنوکشن نہیں ہوگی، باہر کی لائی ہوئی تبدیلی کسی طرح سے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب ہم سارے مل کر کے اپنی گوما کو ڈھونڈیں گے، یعنی ہماری اپنی روح جو ہے وہ ہمارے لیے گوما کا درجہ رکھتی ہے نا۔ ہم چونکہ روح کے انسان ہیں، اللہ میاں نے انسان کو ایک کیفیت دی جو دوسروں کو کسی جاندار کو نہیں دی۔ انسان کا ایک وجود جو ہے وہ جسم ہی جسم نہیں ہے، اس کے اوپر ایک اور چوبارہ بھی ہے جو انٹلیکٹ کا چوبارہ ہے۔ اسی وجود کے اوپر وہ انٹلیکٹ کا چوبارہ جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سردیوں کی یک پستہ رات کو ٹوٹی ہوئی بائیسیکل چلاتے ہوئے نصرت فتح علی خان کا گانا سننے جائیں۔ وہ تقاضا ہے نا، بھینس کبھی بھی مشاعرہ سننے نہیں جاتی، اس کو صرف اپنا جسم چاہیے، روٹی کپڑا مکان۔ کوئی جانور ایسا نہیں کرتا۔ شیر نے آج تک کسی قوالی میں شرکت نہیں کی، بندہ کرتا ہے، اس کی آرزو ہے جو مرضی کریں۔ یہ جو انٹلیکٹ ہے، ذہن کا چوبارہ، اس کے اوپر ایک اور ہے، اور وہ روح کا چوبارہ ہے۔ وہ ہمارا بند پڑا ہے، گندی ٹوٹی پھوٹی پھوس اس میں پڑی ہے، پرانا ٹوٹا ہوا چرخا ہے، پرانی منجیاں چارپائیاں بستر پھینکے ہوئے ہیں، شیشے اس کمرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں، کنڈی اس کی پرماننٹلی بند ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی اوپر چڑھتا ہے اور وہ آواز دے کر پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے چوبارہ، تو نیچے سے آواز دیتی ہے کہ اپنا ہے، تو کہتا ہے اس کو کھولیں، وہ کہتی ہے نہ پت دفع کر، اس میں گند پھوس بھرا ہوا ہے، اس کو کھولنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں۔ تو یہ ارادہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر چڑھنے والے انسان کا ہوتا ہے کہ آیا میں اس کوٹھری کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔